गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी नवंबर में, तो प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करना है, जिसमें मेजर सारे पोर्शन तो हो गए हैं। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है आपका, शायद इस वीक कंप्लीट हो जाए। अब छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, इसके बाद से पेंट बचेगा, वार्निश, डिस्टेम्पर, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, विटामिन, टार, ये सारी चीज़ें बचेंगी। ये इस वीक शायद कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से फिर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें या क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें, ये सब आप बातें बताएंगे तब फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप बताइए, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी जाए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है आपको इसके अलावा। तो आप इन दोनों बातों में कमेंट करके बताइए, जब भी आपको टाइम मिले कमेंट करके बताइए, फिर स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीक से एक नया सब्जेक्ट, या फिर एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या फिर जैसा आप कहेंगे। ठीक है। So, my name is रवि प्रताप राव and I have more than 6 years of teaching experience। और मैं यहाँ पे शपथ बैच के अंदर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, जिसके अंदर आज का टॉपिक रहेगा बिल्डिंग स्टोन, जिसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन। कल के क्लास में हमने बात कर ली है टाइप्स ऑफ रॉक या फिर मोस्ट जो बिल्डिंग स्टोन है उनके बारे में, सारी बातें हमने कर ली हैं। तो आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन के ऊपर टारगेट रहेगा। इससे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए जहां पे भी आपको दिक्कत लगे। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। टाइम को वेस्ट न करते हुए आ जाइए। सबसे पहली चीज, कल हमने देखा रॉक का क्लासिफिकेशन। रॉक को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया आपने। कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, फिजिकल क्लासिफिकेशन था, केमिकल क्लासिफिकेशन था। इसी वक्त कर दिया जाए। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा 3 टाइप के रॉक थे। कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिजिकल में 3 टाइप के थे, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। और केमिकल में 3 टाइप के थे, सिलिशियस, कैल्सेरियस, आर्गिलेसियस। अब रॉक के क्लासिफिकेशन के बाद मैंने बताया उनके नाम बड़े जरूरी हैं जो कि याद रखने हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो मिनरल्स होते हैं जो रॉक के अंदर पाए जाते हैं उनका हार्डनेस चेक करने के लिए मोह स्केल का यूज करते हैं, जिसमें 1 से 10 तक वो सारे नंबर मैंने आपको बताया और उन्हें याद करने को भी बोला आपसे। अब कुछ कॉमन बिल्डिंग स्टोन है जिनका स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ कॉमन बिल्डिंग स्टोन है जिनका स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे दिया है, यूनिट क्या है यहाँ पे, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्टोन कौन कौन से हैं? कॉमन स्टोन मतलब कौन से जो ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे ग्रेनाइट की बात करेंगे, ग्रेनाइट का स्ट्रेंथ कितना होता है? 77 to 130 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बसाल्ट एंड ट्रैप का 153 to 189 होता है। सैंड स्टोन का 65 के आसपास होता है। लाइम स्टोन का 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लेटराइट का 1.8 to 3.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्लेट का 77 to 211 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मार्बल का 72 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और नीज का 210 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेंथ होता है। तो क्या स्ट्रेंथ ही केवल जानना हमारे लिए जरूरी है? नहीं। अब हमें जो मेन जरूरी चीज है, जो स्टोन आप पढ़ रहे हो, किस स्टोन को कहां पे यूज कर रहे हो, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो आइए उसी की बात करते हैं हम लोग। मुझे पता है इसको याद करना थोड़ा टफ होगा स्ट्रेंथ, लेकिन आप याद ना करें, लेकिन एक अंदाजा रखें कि किस टाइप के स्टोन का स्ट्रेंथ ज्यादा है और कम है। कम से कम इतना अंदाजा रखेंगे आप, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ स्टोन, किस स्टोन का कहां पे यूज होता है, और ये जानना हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और वैसे भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्टोन अगर है तो इसका यूज मैं कैसे कर सकता हूं, कहां पे कर सकता हूं। अब ग्रेनाइट दिखा, आप मार्केट में गए तो ग्रेनाइट को ला करके आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। स्लेट दिख रहा है अगर आपको, तो स्लेट को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं।
तो ये मार्बल दिख रहा है तो कहाँ का, आप बोलोगे पता है मार्बल फ्लोरिंग में, तो जो पता है अच्छी बात है, नहीं पता है उसका नॉलेज यहाँ पे लेंगे हम। पहला, सबसे पहला अगर बात करा जाए फॉर फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग, फेस ऑफ बिल्डिंग यानी कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके जो आगे वाले हिस्से हैं, फेस में जो दिखता है उस पर वेदर का अटैक होता है और उसके साथ साथ उसका अपीयरेंस, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी वेदर का जो अटैक हो रहा है उसको रजिस्ट करने वाला होना चाहिए वो स्टोन, और उसके साथ साथ उसका अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे कि फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग में कौन सा यूज करेंगे, यानी जो सुंदर भी दिखे और स्ट्रेंथ भी अच्छा हो, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट एंड क्लोज ग्रेन सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं। उनका अपीयरेंस भी अच्छा होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। ग्रेनाइट को आप जानते हैं, मार्बल को आप जानते हैं, देखे हुए नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर मिला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फॉर कर्व्ड और ऑर्नामेंटल वर्क्स। ऑर्नामेंटल वर्क्स यानी घर में सजावट के लिए कोई चीज बनाना या पत्थर की मूर्ति या इस टाइप का कुछ बना करके रखना जो सुंदर दिखे अपीयरेंस मामले में, तो उसमें कौन सा यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट सैंडस्टोन एंड मार्बल, या फिर और भी यूज होता है, जैसे अगर मैं बताऊं सर्पेंटाइन का भी यूज किया जाता है। सर्पेंटाइन कौन सा रॉक है, ये इग्नियस रॉक है। सर्पेंटाइन इतना सॉफ्ट होता है कि आप चाकू से भी काट सकते हैं, उसका भी बनता है। तो एक्चुअली ये जितने ऑर्नामेंटल वर्क्स होते हैं उसमें सॉफ्ट स्टोन भी यूज होते हैं। सॉफ्ट स्टोन ले लीजिए या फिर जो सुंदर दिखे, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल वर्क्स में। चलिए नेक्स्ट पे आइए, फॉर मेजनरी वर्क्स इन इंडस्ट्रियल टाउन एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स। केमिकल फ्यूम्स या फिर स्मोक ऐसे अटैक अगर हो रहे हैं तो कौन सा स्टोन यूज करना सही रहेगा, कौन सा स्टोन यूज करना सही रहेगा जो उसको रजिस्ट कर सके। और इसमें कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन एक फेमस है जो यूज होता है। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, पहला तो ये केमिकल अटैक जब भी हो या फिर फायर रेजिस्टिंग स्टोन की बात हो, फायर रेजिस्टेंट स्टोन की बात हो, तब भी शायद ये भी लिखा हूंगा मैं, ये देखिए यहाँ पे है, फॉर फायर रेजिस्टेंट मेजनरी कौन सा यूज करते हैं आप, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज करते हैं आप। तो ये दोनों जगहों पे यूज करेंगे आप। अदरवाइज ग्रेनाइट अच्छा रजिस्ट करता है, क्वार्टजाइट भी अच्छा रजिस्ट करता है। दोनों सिलिशियस रॉक हैं, जो भी सिलिशियस रॉक हैं दोनों क्या सारे के सारे सिलिशियस रॉक हैं। सिलिशियस रॉक वेदर के अटैक को अच्छे से रजिस्ट करते हैं, यानी जिसमें सिल्का अधिक होता है, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है। ये सारी बातें आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब आते हैं फॉर रोड मेटल। रोड में देखा भी होगा आपने, रोड वर्क्स में नीचे जो यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जाता है, बसाल्ट यूज होते हुए देखा होगा आपने, या कोर्स ग्रेनाइट यूज होते हुए देखा होगा आपने। रेलवे बैलास्ट, रेल की जो पटरी बिछाई जा रही है, बीच में पत्थर बहुत सारे जो दिख रहे हैं आपको, वो किससे बने होंगे, वो सैंडस्टोन होगा, या तो ग्रेनाइट होगा, या क्वार्टजाइट होगा। बसाल्ट भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर पेविंग डोर सिल्स एंड स्टेप्स। पेविंग डोर सिल्स स्टेप्स समझ रहे हैं आप, सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी मार्बल या कुछ लगाया जाता है, तो कौन सा स्टोन लगाया जा रहा है। या फिर दरवाजे के नीचे जो है वहां पे भी कुछ अलग से लगाया जाता है, कौन सा लगाया जा रहा है पत्थर, तो मार्बल मैंने नाम ही ले लिया, तो ये तो ज्यादातर देखा ही होगा आपने। सैंड स्टोन भी शायद देखा हो, स्लेट भी देखा हो शायद। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ब्रिजेस, पियर्स, डॉक एंड अदर मरीन स्ट्रक्चर। मरीन स्ट्रक्चर, डॉग्स, ये सब बातें करेंगे तो केमिकल अटैक को रजिस्ट करने वाला होना चाहिए वो। और इसमें मेन जो आता है कौन सा आता है, फाइन ग्रेन ग्रेनाइट और नीज आता है। अब इसके अलावा मुझे बताइए एक बात, अगर मैं पूछूं आपसे रूफिंग के लिए कौन सा यूज होता है। रूफिंग के लिए छत पे अगर बनाना है तो स्लेट का यूज आप देख सकते हैं, स्लेट का ज्यादातर यूज देख सकते हैं। एक और बात बताइए मुझे, आपने बताया कि ऑर्नामेंटल वर्क्स में सॉफ्ट स्टोन यूज होता है, ऐसे ही मुझे बताइए जो रबल मेजनरी होता है। अच्छा, रबल मेजनरी का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, रबल मेजनरी और एस्लर मेजनरी। रबल मेजनरी और एस्लर मेजनरी में क्या डिफरेंस है, जब स्टोन क्वेरिंग के बाद निकल करके आ रहा है तो उससे हम डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं, यानी उसमें स्टोन जो है रेगुलर और यूनिफॉर्म साइज शेप का नहीं है, वैसे ही यूज कर ले रहे हैं, तो उस मेजनरी को हम वो बोलते हैं रबल मेजनरी।
अगर उस स्टोन को एक सुटेबल साइज शेप में, यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट करने के बाद यूज करेंगे तो एक रेगुलर मेसनरी बनेगा, यूनिफॉर्म मेसनरी बनेगा, उसे हम लोग बोलते हैं एस्लर मेसनरी। तो रबल मेसनरी विदाउट ड्रेसिंग स्टोन को यूज करते हैं हम। तो यहां से जो स्टोन मिलता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड नेचर का मिलता है, तो हार्ड स्टोन होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक और पूछूं आपसे कि अगर आप बताएं एबेटमेंट में, एबेटमेंट समझ रहे हैं आप? एबेटमेंट यानी जो ब्रिज या फिर बनाते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट ब्रिज के आसपास जो एरिया होता है उसे एबेटमेंट बोला जाता है। वहां पे पत्थर रखने होते हैं, तो जो स्टोन रखा जाए वो किस नेचर का रखा जाए। मान लीजिए आपने पियर बनाए और यहाँ से रिवर का फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट, तो वहां पे पत्थर क्यों रखेंगे आप? क्या रीजन है? वहाँ की जो सॉइल है वो स्टेबल रहे, इरोजन ना हो सके, पानी के द्वारा वो हट ना सके। अगर वो सॉइल हट गया तो उधर वाला पिलर पूरा गिर जाएगा, इधर वाला गिर जाएगा, तो पूरा ब्रिज फेल हो जाएगा। तो एबेटमेंट में स्टोन रखे जाते हैं नीचे, और स्टोन कैसे होने चाहिए, किस नेचर के होने चाहिए? हैवी होने चाहिए। तो हैवी रॉक लिए जाते हैं। हैवी रॉक में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत हैवी रॉक होता है, तो उसको यूज किया जाता है एबेटमेंट के अंदर। तो कुछ और जानकारी मैंने निकाल करके आपको दे दी। तो यहाँ से एक आइडिया मिला कि कौन सा स्टोन कहाँ पे यूज होगा। पूरा जानकारी आपको एक पेज पे मिल गई। क्लियर है बात? रबल मेसनरी, एस्लर मेसनरी समझ गए आप। अब एक बात मुझे ये बताइए, आप ब्रिक मेसनरी पढ़े हैं, स्टोन मेसनरी आप देख रहे हैं आप, तो ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी में दोनों में ज्यादा फायर रेजिस्टेंट कौन सा होता है? जवाब दीजिए आप। तब तक मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। चाहे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूं मैं। फायर रेजिस्टेंट जो होता है ज्यादा, वो कौन होता है? फायर रेजिस्टेंट ब्रिक मेसनरी होता है या फिर स्टोन मेसनरी होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए ब्रिक मेसनरी। कई लोग स्टोन मेसनरी लगा देते हैं, तो उनके लिए जवाब है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? अगर लिस्ट बनाया जाए तो सबसे पहली चीज अगर बनाई जाए, पहला जो पॉइंट होगा क्या होगा? वो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे तो कितना बोल देंगे? 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इससे कम स्ट्रेंथ वाले स्टोन यूज नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। मैं किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं? एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को। अगर इतना रहेगा तो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन बोलूंगा। तो ये मत समझ लीजिएगा कि कम वाले यूज ही नहीं होंगे या बेकार है। ठीक है, सेकंड चले। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? यानी वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए? अगर पानी में रखा जाए 24 घंटे के लिए, तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए? 5%। इससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए? एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए? 2.7 या फिर इससे अधिक। 2.7 या फिर इससे अधिक होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चौथा, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए? अब टफनेस इंडेक्स क्या होता है अभी टेस्ट में पता चल जाएगा आपको। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए? 19 या फिर इससे ज्यादा। 19 या फिर इससे ज्यादा। पांचवा, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का हार्डनेस कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? ये भी क्या होता है अभी आपको टेस्ट में पता चल जाएगा। हार्डनेस कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 17 या फिर इससे ज्यादा। सिक्स्थ, रेट ऑफ वियर एंड टियर। रेट ऑफ वियर एंड टियर एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए? लेस देन 3%। लेस देन 3%। तो ये कुछ पैरामीटर हैं एक गुड बिल्डिंग स्टोन के
क्वालिटीज हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में हमेशा एक क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाता है और ज्यादातर जो मिलता है इन्हीं तीनों में से मिलता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ देगा या वाटर एब्जॉर्प्शन या स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूछा इनको भी है, लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा है फ्रिक्वेंटली जो पूछ रहे हैं वो 3 ये पूछते हैं। क्लियर है बात? अब बात ये आई कि चलो क्वालिटी तो आपने बता दिया, अब ये कैसे पता किया जाए, स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये कैसे पता किया जाए? चलिए इनको पता भी कर लेते हैं हम लोग, इनको पता कर लेते हैं। दैट इज टेस्ट ऑफ स्टोन। टेस्ट ऑफ स्टोन में मेन जो हम लोग बात करेंगे वो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, एट्रीशन टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। ठीक है, इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। बाकी तो आएगा एसिड टेस्ट वगैरह, उसमें क्या है HCl में डाल करके देख लीजिए, वो कोई खास तो है नहीं। मेन जो है जो अच्छे से समझना है हमें, इन टेस्ट को समझना है, तो उनको मैं बता रहा हूं। तो पहला है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए पहला है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें सिंपल सा काम करना है आपको, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ में क्या करना है, स्टोन को हमें कन्वर्ट करना है किस साइज में, स्टोन को हमें कन्वर्ट करना है किस साइज में, 40 × 40 × 40 यानी 40 mm³ के रूप में कन्वर्ट करना है आपको, सबसे पहला काम। उसके बाद से इसे पानी के अंदर रखना है 3 दिन तक, 24 दिन 72 घंटे, 3 दिन तक रखेंगे। 3 दिन रखने के बाद उसे ले आएंगे CTM में ले चलेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, जिसका फिगर भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। और उस स्टोन पे देखिए यहाँ पे स्टोन रखा गया है, इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई करेंगे, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया क्या दे देगा, उस स्टोन का क्या दे देगा आपको, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे देगा। बहुत आसान सा टेस्ट है, कुछ खास है नहीं। इतनी जगह हम लोगों ने कर लिया, सीमेंट में भी किया आपने, कंक्रीट में भी किया, एग्रीगेट में भी किया, ब्रिक में भी किया आपने, अभी यहाँ पे भी कर रहा हूँ। 5-6 जगह तो कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, आई होप। तो ये होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। दूसरा कौन सा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है आपका, दूसरा टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दूसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे पता करोगे, ये भी ब्रिक में देखा है आपने, तो ब्रिक में देखा है आपने, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज करना है। सबसे पहले स्टोन का आपको ड्राई वेट चाहिए होगा, तो ड्राई वेट कैसे पता चलेगा, आपको स्टोन को रखना होगा किसमें, ओवन में। पुट स्टोन इन ओवन, किस टेम्परेचर पे रखना होगा, 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पे, जिस वजह से इसके अंदर जितने भी मॉइस्चर होंगे वो सारे निकल जाएंगे और यहाँ से जो वेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ड्राई वेट मिल जाएगा। अब इस स्टोन को कहाँ पे रखेंगे, पानी के अंदर रख लो आप। पुट द स्टोन इन वाटर, इन वाटर। तो ड्राई वेट एक बार पता चल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी के अंदर रख दो, पूरा पानी एब्जॉर्ब करने दो, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद से इसका वेट पता कर लो। ये सेम कहानी हमने ब्रिक में भी करी थी, तो कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सेम है। एब्जॉर्ब वेट आपको पता चल गया W2। अब यहाँ से परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना आसान नहीं हो गया क्या, परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना आसान नहीं हो गया क्या, क्या हो जाएगा, W2 - W1 अपॉन में W1 × 100, यहां से निकाल लोगे आप परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन। आसान सी चीज है, कोई खास चीज इसमें है नहीं। समझ गए कि नहीं बात को। तीसरे टेस्ट पे चले हम लोग, तीसरे टेस्ट पे चले हम लोग। तीसरा टेस्ट कौन सा है, इम्पैक्ट टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस टेस्ट। इसी को क्या बोल रहे हैं, टफनेस टेस्ट। इसी को बोल रहे हैं हम लोग टफनेस टेस्ट। ये रहा, ये रहा तीसरा टेस्ट है टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट को समझते हैं हम लोग, कैसे पता किया जाए। टफनेस कैसे पता किया जाता है, पहले भी देखा है हमने, इम्पैक्ट के थ्रू पता किया जाता है। टफनेस हमने पहले भी देखा है, किसके थ्रू पता किया जाता है, इम्पैक्ट के थ्रू, यानी कोई लोड छोड़ दो जाकर के इम्पैक्ट करेगा। तो एग्रीगेट में भी यूज किया था आपने, याद हो तो आपको यहाँ पे भी वही काम करना है, वो यहाँ पे भी वही काम करना है। सबसे पहले चीज टू डिटरमाइन टफनेस इंडेक्स, आपको टफनेस इंडेक्स निकालना है। अभी मैं बोला नहीं था आपसे, क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए या उससे अधिक।
तो टफनेस इंडेक्स क्या है वो यहीं से पता चलेगा। तो टफनेस इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले स्टोन सैंपल को आप कन्वर्ट करिए किस में, एक ऐसे सैंपल में जिसका डायमीटर कितना है 25 मिलीमीटर और जिसकी हाइट कितनी है 25 मिलीमीटर, यानी 25 मिलीमीटर सिलेंडर के रूप में स्टोन को कट करके कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए, इस स्टोन को रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक हैमर होगा। ये हैमर जो होगा वो उसका वेट कितना होगा 20 न्यूटन का होगा, 20 न्यूटन का होगा, 20 न्यूटन का होगा। इसे छोड़ दीजिए, ये जाएगा इम्पैक्ट करेगा। जब ये इम्पैक्ट करेगा ना, जब ये इम्पैक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। किस हाइट से, डिस्टेंस नहीं ये हाइट, डिस्टेंस या हाइट जो भी बोले। तो अभी 1 सेंटीमीटर की हाइट से आपने इम्पैक्ट कराया तो ये स्टोन शायद फेल नहीं होगा। फिर आप ये हाइट बढ़ा दीजिए, 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, फिर इम्पैक्ट कराइए, देखिए फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी अगर नहीं फेल हुआ तो ये हाइट बढ़ा दीजिए। वेट सेम है, बात समझिएगा, वेट सेम है, 20 न्यूटन का लोड ही इम्पैक्ट हो रहा है और इसी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। ये हाइट 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा हाइट आएगा जिसपे इम्पैक्ट कराने पे ये फेल हो जाएगा। जिस हाइट पे 20 न्यूटन का लोड इम्पैक्ट कराने पे ये स्पेसिमेन फेल हो जा रहा है, वही हाइट, सेंटीमीटर में है हाइट, ध्यान दीजिएगा, वही हाइट क्या कहलाएगा आपका टफनेस इंडेक्स कहलाएगा। वही हाइट क्या कहलाएगा आपका टफनेस इंडेक्स कहलाएगा। सो इस बात को ऐसे लिखें, द हाइट ऑफ इम्पैक्ट, हाइट ध्यान रखेंगे हम लोग किस में है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ 20 न्यूटन लोड, ऑफ 20 न्यूटन लोड ऑन स्पेसिमेन एट दिस हाइट, इस हाइट पे ये क्या हो जाएगा, इट फेल्स, फेल हो जा रहा है यानी टूट जा रहा है वो स्पेसिमेन, वही हाइट क्या कहलाएगा आपका टफनेस इंडेक्स कहलाएगा। वो हाइट किस में, किस यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा। तो अगर मैं बोला एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के लिए 19 या इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के ऊपर 20 न्यूटन लोड का इंपैक्ट कराओगे तो 19 सेंटीमीटर या 19 सेंटीमीटर से अधिक हाइट पे इंपैक्ट कराने पे वो फेल होगा। ये मतलब हुआ टफनेस इंडेक्स। क्लियर है बात, कोई समस्या है इस बात को समझने में? नेक्स्ट टेस्ट समझे, टेस्ट ऑफ स्टोन, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट यहाँ पे मैंने आपको एग्रीगेट में भी बताया था, 3 तरीके थे आपके पास। कौन कौन से थे, लॉस एंजलिस एब्रेजन मशीन, डेवल्स टेस्टिंग मशीन, डॉरी टेस्टिंग मशीन। तो वहां पे लॉस एंजलिस यूज किया था आपने एग्रीगेट के हार्डनेस में, और यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हो आप, डॉरी एब्रेजन मशीन। फिगर भी दिखा दिया है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, फिगर भी दिख रहा है आपको, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसमें करना क्या है, आपको हार्डनेस कोफिशिएंट निकालना है। हार्डनेस कोफिशिएंट क्या होता है, 20 माइनस लॉस इन वेट ग्राम में रहेगा, लॉस इन वेट ग्राम में रहेगा डिवाइडेड बाई 3। यानी अगर आपको हार्डनेस कोफिशिएंट चाहिए तो लॉस इन वेट चाहिए। चलिए लॉस इन वेट पे काम करेंगे हम लोग। अभी हार्डनेस कोफिशिएंट एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए, 17 या उससे अधिक, अभी आपको बताया था। तो उसमें लॉस इन वेट पता करना है आपको। लॉस इन वेट पता करने के लिए सबसे पहले स्टोन का जो सैंपल है, स्टोन का जो सैंपल है उसे कन्वर्ट कर लीजिए किस में, डाया 25 हाइट 25, जैसे पिछले केस में किया था आपने, इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो कन्वर्ट कर लिया आपने। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करने के बाद इस स्टोन के ऊपर 1250 ग्राम का लोड अप्लाई करेंगे। इस स्टोन के ऊपर ये कुछ इस तरीके से अप्लाई किया गया है, इसके ऊपर रख देंगे हम, 1250 ग्राम का लोड अप्लाई करेंगे और ये पूरा रोटेट करेगा। ये जो है रोटेशन करेगा, ऐसे रोटेशन जब करेगा तो 28 राउंड पर मिनट का रोटेशन होगा। और इसमें रिवॉल्यूशन जो देंगे, यानी कितनी बार रोटेशन कराएंगे, 1000 बार कराएंगे, 1000 बार रिवॉल्यूशन कराएंगे 28 राउंड पर मिनट के स्पीड से। आप देखेंगे इसमें तो थोड़ा सा सैंड भी गिरता रहेगा, ये रोटेशन होता रह रहा है, सैंड भी गिरता रहेगा इसमें। उसके बाद से इसका वेट चेक करेंगे। तो पहले का वेट आपको पता था स्टार्टिंग में जब आपने स्टोन सैंपल लिया था, और अभी वेट चेक करेंगे।
इतना कंप्लीट होने के बाद दोनों के डिफरेंस से क्या पता चल जाएगा आपको, लॉस इन वेट पता चल जाएगा। और वो लॉस इन वेट अगर इस फॉर्मूले में रख दूंगा मैं, लॉस इन वेट अगर इस फॉर्मूले में रख दूंगा मैं, तो क्या पता चल जाएगा आपको, यहाँ से हार्डनेस कोफिशिएंट पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो हार्डनेस कोफिशिएंट ही आपको निकालना था, सिंपल स्टेप्स है। डॉरी एब्रेजन मशीन या डॉरी टेस्टिंग मशीन बोलते हैं आप इसको। नेक्स्ट है एट्रीशन टेस्ट या अब्रेजन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसमें जो यूज करते हैं आप वो कौन सा यूज करते हैं, डेवल्स एट्रीशन मशीन यूज करते हैं। डेवल्स एट्रीशन मशीन देख लिया आपने, डॉरी का भी यूज देख लिया, लॉस एंजलिस अब्रेजन का भी देख लिया और डेवल्स का भी देख लिया आपने। अब देखिए इसमें 2 सिलेंडर टाइप के लिए जाएंगे, 2 सिलेंडर टाइप के लिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये रोटेशन ऐसे होगा। क्लियर है बात? सो इसमें क्या पता करने वाले हैं आप एट्रीशन में, रेट ऑफ वियर आप पता करने वाले हैं, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन पता करने वाले हैं। तो आपको सैंपल लेना है इसमें कितना, टोटल स्टोन लेना है 50 न्यूटन यानी 5 किलोग्राम, और अगर आप ये लेंगे तो डाया जो होगा, एक्चुअली डाया इसका दिया गया है 200 मिलीमीटर और लेंथ जो है 340 मिलीमीटर। इस 50 न्यूटन स्टोन सैंपल को हम लोग इसके अंदर रख लेंगे, इसके अंदर रख लेंगे और इसको रोटेशन कराएंगे, रोटेशन कराएंगे 30 राउंड पर मिनट के रेट से। 1 मिनट में कितना राउंड, 30 राउंड, तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा 1800, और 5 घंटे में कितना आ जाएगा 9000, यानी आपको 9000 बार रोटेशन कराना है। ठीक है, अब इसके बाद 9000 बार रोटेशन करा लेंगे तो पूरा जो स्टोन इसके अंदर रखा है आपने उस स्टोन को निकालेंगे और एक सीप पे ले चलेंगे। सीप का साइज क्या होगा, 1.5 mm सीप पे ले चलेंगे। इस सीप पे ले जाएंगे, अच्छे से सेक करेंगे तो कुछ पार्टिकल पास हो जाएंगे, कुछ ऊपर रुक जाएंगे, पास वही होंगे जिनका लॉस हो गया होगा। तो आपको क्या पता करना है, परसेंटेज वियर पता करना है। तो जो लॉस हुआ यानी जो पास हो गए उसे अपॉन इनिशियल वेट आपको पता ही था 50 न्यूटन था, इस रेशियो से क्या पता चलेगा, परसेंटेज वियर यानी कितना आपका लॉस हुआ है, परसेंटेज ऑफ वियर एंड टियर, जो कि एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए, लेस देन 3%। क्या बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा टेस्ट। लास्ट 6 टेस्ट है आपका, 6 टेस्ट है, कौन सा है, स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट का यूज कैसे करेंगे आप, स्मिथ टेस्ट का यूज करेंगे, इसका यूज करते हैं हम लोग स्टोन के अंदर कुछ सॉल्युबल मटेरियल होते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टोन को आपने यूज कर लिया वॉल में, बारिश का पानी आया तो बारिश का पानी इस स्टोन के अंदर गया तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं जो बारिश के पानी के साथ घुल जाते हैं और वो निकल जाते हैं बाहर। तो स्टोन का स्ट्रेंथ फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोग स्टोन को यूज करने से पहले स्मिथ टेस्ट करते हैं। स्मिथ टेस्ट क्या बताता है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को डिनोट करता है कि किस स्टोन में कितना सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। कैसे चेक किया जाता है इसको चेक करने के लिए एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी भर लीजिए और उसके अंदर स्टोन को, जिस स्टोन का चेक करना है उसे कॉइन के रूप में कन्वर्ट करके ग्लास में डाल दीजिए, पानी है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद से अगर उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, घुलनशील पदार्थ या मिट्टी वगैरह ज्यादा हैं तो घुल करके पूरे पानी के कलर को चेंज कर देगा, पानी के कलर को गंदा कर देगा। अगर वो ज्यादा गंदा कर रहा है पानी के कलर को तो उसे यूज नहीं करेंगे, अगर कम कर रहा है तो यूज करेंगे। ये पूरा ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कोई ऐसा टेस्ट डेटा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पे बताया जाता है कि स्टोन यूज करने लायक है या नहीं। तो स्मिथ टेस्ट से आपको ऑब्जेक्टिव में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्मिथ टेस्ट से क्या पता करते हो आप, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पता करते हो, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं स्टोन के अंदर उनकी क्वांटिटी को देखते हो आप कि यूज करने लायक है या नहीं, यूज करने लायक है या नहीं। ये है कहानी पूरी स्टोन की। स्टोन में कुछ खास नहीं थे, टाइप्स ऑफ रॉक थे, कैसे स्टोन बन रहा है रॉक से, उसके बाद से कॉमन बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद से यूजेस थे, यूजेस के बाद से मिनरल्स थे, इनका हार्डनेस था, उसके बाद टेस्ट ऑफ स्टोन है। ये सारी कहानी रही स्टोन की। अब नया टॉपिक कौन सा बचा, अब पेंट वार्निश डिस्टेम्पर। पेंट वार्निश डिस्टेम्पर कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, तो पेंट वार्निश डिस्टेम्पर कल के क्लास में खत्म करते हैं हम लोग।
मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक सेशन को लाइक करिए और ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए सेशन को। मिलते हैं कल के क्लास में पेंट वार्निश डिस्टेम्पर के साथ, और ये खत्म होने वाला पूरा, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में इस बार एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तो पढ़िए इसे और दोस्तों को भी बताइए, अच्छा लेक्चर है, इसे कवर कर लें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।